सिलेक्शन के लिए आपके पास 4 लाख 5 लाख होना ज़रूरी नहीं है, आपका अमीर होना ज़रूरी नहीं है आज की डेट में। सही बोलता है, सही बोलता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े कोचिंग्स में जाएं या 4 लाख 5 लाख खर्चा करें तभी आपका जेई होगा, तभी आपका एम्स होगा। टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, सही बोलता है। Hello students, welcome to my channel Face Guru. Today we are going to discuss about this topic, how to prepare for JEE, NEET और एम्स। ठीक है ना, यानी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई JEE, NEET और एम्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मैंने भी IIT क्वालिफाई किया तो मैं जानता हूँ कि क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस कर सकता हूँ कि आप लोगों के साथ भी, चूँकि ऑलमोस्ट सबके साथ फेजेस उसी टाइप के आते हैं और जाहिर बात है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो कोचिंग नहीं कर सकते और उनका ख्वाब है, उनका ड्रीम है कि मैं जेई और आईटी या नीट्स या एम्स क्वालिफाई करूं। तो ऐसा तो नहीं कि वो नहीं कर सकते, उनके अंदर टैलेंट भी है, सब कुछ है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े कोचिंग्स में जाएँ या 4 लाख 5 लाख खर्चा करें तभी आपका जेई होगा, तभी आपका एम्स होगा। मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि आप जब तक आप कोचिंग ना करेंगे आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया है और वो सिंपल सेल्फ स्टडी से उन्होंने किया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है मैं बता दूं आपको, वो है आपका सेल्फ स्टडी, कंसंट्रेशन। ठीक है ना, आपका अपना ड्रीम होना चाहिए। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि भाई क्या चीज़ ज़रूरी है। सिलेक्शन के लिए आपके पास 4 लाख 5 लाख होना ज़रूरी नहीं है, आपका अमीर होना ज़रूरी नहीं है आज की डेट में, है कि नहीं। आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पे आपको एक से एक वीडियोस मिल जाएंगे, एक से एक चैनल्स मिल जाएंगे। जो बहुत मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली कि आपके पास से रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ शर्त ये है कि आपको कोई गाइड करने वाला हो प्रॉपरली। तो मैं गाइड कर सकता हूँ आपको एक एक स्टेप पे कि भाई आप फिजिक्स कहाँ से पढ़ो, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ो, मैथ्स कहाँ से पढ़ो, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, कितने बुक्स पढ़नी चाहिए, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आज। और इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, ताकि अगर आप वाकई एस्पिरेंट हैं जेई के या नीट के या एम्स के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है, ठीक है ना। और आपके बहुत सारे जो बोझ हैं कि भाई मैं कैसे जाऊं, मैं कोटा जाऊं, मैं दिल्ली जाऊं या जहां भी, वो वहां जाना ज़रूरी है या नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे पढूं, ये सारे बोझ आपके उतर जाएंगे और आप बआसानी बहुत ईजिली उस स्टेज तक पहुँच सकते हो जहाँ आप आसानी से इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन यही है कि इस वीडियो को आप प्रॉपरली देखें और एक एक स्टेप को उसी हिसाब से फॉलो करें, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहली चीज़ जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो है कि वाई का रीज़न आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब कि आप जेई या नीट या एम्स का जो डिसीजन है वो आपका अपना है या आपके पेरेंट्स का है, ये जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, मैं जाहिर बात है कि भाई 8 लाख 10 लाख जो बच्चे अपेयर हो रहे हैं उनमें से बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन तो बहुत कम है, तो लिमिटेड होता है सीट्स, सिलेक्शन उन्हीं का होना है, सीट्स लिमिटेड है। लेकिन जो रिसोर्सेज है वो मेरे ख्याल से आज की डेट में हर बंदे के पास अवेलेबल है। हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास आप आसपास में किताबों की दुकान होगी। और बहुत ज़्यादा महंगी किताब नहीं मिलती कि आपको 1000-2000 की किताब लेनी, एक किताब 2000-2000 की मिले, ऐसा कुछ नहीं है। 150-200 में अच्छी अच्छी किताब आपके अच्छी बुक्स आपको मिल जाएंगी जो रिक्वायर्ड है। और आपको 10 बुक लेने की जरूरत नहीं है, एक सब्जेक्ट में 10 बुक 50 बुक लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊँगा कि सिर्फ अगर 2 सेट ऑफ बुक्स आपके पास हों, माने 2 पब्लिकेशंस की, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, सफिशिएंट है। मैं सब आपको बता रहा हूँ। बाज़ दफ़ा होता है कि बच्चे बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं, पढ़ते तो है नहीं वो। आप ये भी तो देखो कि मैं जो बुक्स ले रहा हूँ उसका कितना % कर पाऊँगा। आपके पास 24 आवर्स हैं, आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, 24 घंटा से 25 घंटा नहीं कर सकते पर डे का। उसमें भी आपका जो इफेक्टिवली आप जिसको यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने स्टडी के लिए वो बहुत कम है, लिमिटेड है। आपको 8 घंटा सोना ही है, बाकी 3-4 घंटे जो इधर उधर बाकी सारे काम हैं वो भी आप करोगे तो घट के वो 12 घंटा बचता है। उसमें आपको स्कूल भी जाना है, क्लासेस भी करनी है, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं, समझना भी है, वो टास्क भी देना है, स्कूल के भी टास्क हैं, है कि नहीं। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन के लिए तो और परेशानी, फिर उसके भी टास्क होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सेल्फ स्टडी बिल्कुल गायब हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जिसने सेल्फ स्टडी नहीं किया ना, किसी जन्म में उसका कोई एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं। आप सिर्फ लेक्चर सुन करके मतलब कि आप जाओ, आप 2 लाख 2.5 लाख में कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, आप उनका लेक्चर सुनो, घर पर आके बैठ जाओ या सो जाओ, तो आप 4 साल 2 साल किया, आप 10 साल भी प्रिपेयर करते रहो, आप कोई एग्ज़ाम आपसे निकलने वाला नहीं, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी इज़ अ मस्ट। जो बंदा सेल्फ स्टडी नहीं करता है वो बड़े से बड़े कोचिंग में एडमिशन ले ले, उसका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा, और नहीं होता है, होने जा क्या रहा, नहीं होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों के बारे में आप न्यूज़ सुनते होंगे, भाई ये कर लिया वो कर लिया, मैं बोलने नहीं जा रहा हूँ चीज़ों को।
तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये वाई आप अपना क्लियर कीजिए। यानी जेई का या नीट या एम्स क्वालिफाई करने का जो ड्रीम है, जो सपना है, वो आपका अपना है या किसी का चोरी का, यानी कि माने आपके पेरेंट्स का है या आपके रिश्तेदार का है, ये बताइए। क्योंकि अगर किसी रिश्तेदार का है या किसी दोस्त का है या आपके पेरेंट्स का है तो वो बात नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। तो आपसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके पेरेंट्स का है और आप मजबूरी में कर रहे हैं तो आप किसी न किसी सूरत से उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए कि ये ड्रीम आपका अपना हो जाए, राइट। क्योंकि अगर ये ड्रीम आपका अपना नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी, फिर आपको वो मोटिवेशन मिल ही नहीं पाएगा जिससे आप किसी चीज़ को अचीव कर सको। कोई ये आसान काम तो है नहीं कि हर बंदा आसानी से कर ले, ऐसा होता तो हर बंदा मतलब नीट में और एम्स क्वालिफाई कर लेता। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप कोई भी बंदा किसी काम में सक्सेसफुल तभी होता है जब उस काम में उसका अपना इमोशंस अटैच्ड हो, ठीक है ना। यानी उसका अपना वाई क्लियर हो गया, ये मुझे क्यों करना है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होने जा रहा है। अगर वाई आपका अपना नहीं है, उसका रीज़न अपना नहीं है, तो फिर बहुत डिफिकल्टीज होगी इसको निकालने में। तो पहला मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि ये ड्रीम आप अपना बनाओ। अगर पेरेंट्स ने भी कहा है और आप समझ रहे हो, असल में मैं तो पेरेंट्स से भी एडवाइस करूँगा कि भाई ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डाला करें, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे, ठीक है। हर बंदे को डॉक्टर बना देना या इंजीनियर बना देना कोई ज़रूरी नहीं है, और बंदा हो भी नहीं सकता, ये बिल्कुल अननेचुरल चीज़ है। हर बंदे के अंदर टैलेंट अलग अलग होता है, ठीक है, उसके पैशंस अलग अलग होते हैं। तो आप कम से कम उनसे डिस्कस करो। मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, आप एक बार उनसे डिस्कस करो। आप बेसिकली पेरेंट्स सोचते क्या है कि भाई एक पेपर देखा, उसमें देखा कि कोई भी नाम, में ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली जो टॉपर उसी का नाम ले रहा हूँ, मतलब सपोज कह लीजिए कोई संजीव कुमार कोई नाम है या राहुल गुप्ता, इस टाइप का नाम आ गया, भाई ये टॉप कर गया, रैंक 1 आ गया, ऑल इंडिया रैंक 1 जेई में या एम्स में या नीट में। तो अब वो हर पेरेंट्स क्या सोचता है कि अच्छा अगली बार ये इस जगह मेरे बच्चे की फ़ोटो होगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो पूरा ड्रीम करने लगता है कि अच्छा मैं इसको 10th करा रहा हूँ अभी, इसके बाद मैं इसको इस कोचिंग में जाकर एडमिशन कराऊंगा और ये इस पेपर में इस जगह रैंक 1 तो ही रहेगा लेकिन फ़ोटो मेरे बच्चे की रहेगी। अब उसी हिसाब से पूरा ड्रीम उन्होंने सेट कर लिया। अब उसके बाद प्रेशर बिल्डअप करना शुरू कर दिया, यानी अब पूरा उन्होंने अपने तौर पर तैयार कर लिया है कि मुझे कराना वही है, उसको डॉक्टर बनाना है, ये इंजीनियर बनाना है। पूरा पिक्चराइज कर रखा उन्होंने कि भाई ये फ़ोटो आने वाली है मेरे बच्चे की इस पेपर में। उस हिसाब से वो प्रेशर डालना शुरू करते हैं। तो मैं पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप ना करें, आप बच्चों से बात करें, थोड़ा डिस्कशन करें। अब होता है कभी कभी होता क्या है कि बात करने से उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है, तो आप उसके पॉजिटिव जो आउटकम्स हैं भाई डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, उन चीज़ों को उनको दिखाओ। आप सीधे ये बोलोगे कि तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, उससे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होता है। आप उन्हें दिखाओ भाई कि डॉक्टर्स बनने से क्या फ़ायदे होते हैं, भाई सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट है। अगर आप दिखा सको तो आज की डेट में जो हालात है, मैं उसके बारे में नहीं बोला जा रहा कि क्या हालत हो गई है उनकी, बट स्टिल भाई जेई एडवांस से करने के बाद जो IIT जो पास आउट होते हैं उनकी क्या वैल्यूज़ होती है, या जो डॉक्टर्स बनते हैं एम्स से या अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो पास आउट होते हैं उनकी क्या मतलब सोशल स्टेटस उनका क्या होता है। तो इनसे क्या होता है कि शायद वो कुछ मोटिवेट हो तो वो ड्रीम उसका अपना हो जाए। अगर वो ड्रीम उसका अपना हो गया तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं डांट करके मैं अपना काम जो मेरा अपना ड्रीम है, मेरा अपना सपना है, मैं उन बच्चों में ठूस दूँ और ज़बरदस्ती वो काम करवा लूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। नॉर्मल केस में ये नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता। आप देखते ही होंगे भाई 99.99% आप कह सकते हैं नहीं होता सिलेक्शन, ठीक है ना। उसमें वजह वही बनती है कि वो ड्रीम उस बच्चे का नहीं होता है, वो उसके पेरेंट्स का होता है, ठीक है। तो उसको अंदर से मोटिवेशन ही नहीं मिलता, वो तो प्रेशर फील करता रहता है हर वक्त, भाई जाना है यार, ये पढ़ना, तो समझ में आ भी नहीं रहा, उसको इंटरेस्ट भी नहीं है। क्लास जा रहा है, बच्चे कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर आपस में अपना ग्रुप तैयार करता है। जो जाहिर बात है कि वहाँ जो पहुँचता है वो कोचिंग में, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वो अपना ड्रीम नहीं है। अब वो उनकी अपनी ग्रुपिंग बनने लगती है। उसके बाद वो 6 महीने के बाद अगला जो 1.5 साल होता है, 2 साल में, बस उसी में हो जाता है यार किस तरह से ये आफत टले, जो रिजल्ट आना होगा आएगा या नहीं आएगा कोई मतलब नहीं। तो अल्टीमेटली आपका जो है, मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, आपका पैसा भी ज़ाया होता है, बच्चों का वक्त भी ज़ाया होता है, और अल्टीमेटली फिर वो एक रिलेशन थोड़ा गड़बड़ भी होता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा समझिए, बहुत डेलिकेट है, बहुत मैटर बहुत डेलिकेट है वाकई। तो आप इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल किया कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि वाकई मेरा बच्चा इनमें से कोई चीज़ क्वालिफाई कर ले, तो आप थोड़ा सा काउंसलिंग भी कीजिए उनकी, और इनके इम्पॉर्टेंस को आप बताएंगे भाई इससे क्या फ़ायदा होगा। तब उसका वाई क्लियर होगा, भाई मैं क्यों करूँ, मैं डॉक्टर क्यों बनूँ, मैं इंजीनियर क्यों बनूँ, इसको क्लियर करने की कोशिश किया कीजिए बच्चों को। तो जब ये क्लियर हो जाएगा ना, जब ये वाई उसका जितना स्ट्रांग होगा, तो आपका हाउ उस बच्चे का खुद ब खुद कर लेगा, यानी फिर कैसे करना है वो फिर वो खुद ढूंढ लेगा।
लेकिन अगर आपने उसका वाई क्लियर नहीं किया तो फिर हाउ भी आप ही को बताना पड़ेगा, फिर हमेशा पीछे लगे रहना पड़ेगा, भाई जाओ क्लास जाओ, फिजिक्स का क्लास करो, केमिस्ट्री क्लास करो, मैथ्स ही करो, बायो करो, तो वो परेशान रहता है, यानी हर वक्त आपको पुश करना पड़ेगा। मैं इसीलिए बोला हूँ, अगर ये आप ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब हो गए कि वाई उसका अपना हो गया, ड्रीम उसका अपना हो गया, फिर ये हाउ के लिए आपको पीछे लगने की जरूरत नहीं, वो बच्चा खुद ही कर लेगा। लेकिन ये जितना वीक होगा उसका, ये ड्रीम उसका अगर अपना नहीं है और ये जितना कमज़ोर होगा, हाउ उतना ज़्यादा पेनफुल होगा उसके लिए, और अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो नेगेटिव ही आता है, नहीं होता है। ठीक है, एनीवेज ये क्लियर हो गया। तो पहली बात जो मैंने बताई आपको कि ये अब मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ जो एस्पिरेंट्स हैं, कि आप कोशिश ही करें, अगर वाकई आप सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं तो फिर तो आपका आधा काम हो चुका है। जो बच्चे वाकई उनका अपना ड्रीम है कि मैं ये क्वालिफाई करूँ या नीट क्वालिफाई करूँ या एम्स में क्वालिफाई करूँ, तो फिर समझिए कि आपका आधा काम हो चुका है, 50% डन। अब रहा सवाल ये कि आप कैसे करें। अब मैं हाउ पे आ रहा हूँ कि भाई ड्रीम तो मेरा अपना है, मैं क्वालिफाई करना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ, उसमें ही प्रॉब्लम होती है लास्ट सेकंड में। अगर ये वाई क्लियर हो गया तो बहुत जगह हाउ में बहुत से लोगों के अंदर ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, इतना गलत अप्रोच डेवलप कर लेते हैं, नहीं होता है बेचारों का, ठीक है ना। तो अब ये हाउ भी, उसके बाद हाउ इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी। तो हाउ के लिए मैंने बताया कि ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है। इस तरह के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आप रैंडम अगर स्टडी करोगे, जब मन किया आपने फिजिक्स पढ़ लिया, जब तबीयत की केमिस्ट्री पढ़ लिया, कभी मूड किया मैथ छोड़ दिया आपने, मतलब कि हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना, कभी मूड किया फिजिक्स छोड़ दिया, तो ऐसे कभी पढ़ाई करते रहेंगे आप 4 साल 10 साल, तब भी नहीं होने वाला। तो इस तरह के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, उसको आपको फॉलो करना होगा। और वो स्ट्रैटेजी क्या है, देखिए सबसे पहली बात कि आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे कोचिंग से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, हाउ में एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। मैक्सिमम बच्चे क्या समझते हैं कि मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, मेरा काम ख़त्म, अब जो काम करेगा वो टीचर करेगा। तो टीचर वो कोई आपके पास वो कोई टॉनिक नहीं है कि यही क्वालिफाई का टॉनिक पिला दिया और आप क्वालिफाई कर जाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है। अगर आपने ठान लिया है कि भाई मुझे नहीं करना, सब कुछ टीचर ही करेगा, तो टीचर सिर्फ पढ़ा देगा, याद रखिएगा। एक बैच में कई बच्चे होते हैं, उसमें से जो बच्चा अटेंटिव होता है, जिसको पता है कि जो अपने सेल्फ स्टडी करने के तैयार है, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। आप ऐसा नहीं है कि भाई 100 बच्चों का बैच है तो सबका सिलेक्शन होने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसमें जो बच्चे अटेंटिव होते हैं, जो उन लेक्चर्स को, जैसे सपोज करिए कि मैंने आपको लेक्चर दिया, 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ पढ़ाया मैंने आपको, राइट, आप कोई वीडियो देखा आपने, अगर वो आधे घंटे की भी वीडियो है तो उसको सही से समझने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप खुद से पढ़ना पड़ेगा। बात समझ रहे, यानी अगर आपने आधा घंटा या जो भी लेक्चर नॉर्मली 1.5 घंटे का होता है, अगर आपने कहीं कर रखा हो, जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो मैं आधा घंटा 1 घंटे का लेक्चर रखता हूँ नॉर्मली, तो आधे घंटे की भी स्टडी को अच्छे से कवर करने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा उन टॉपिक्स को। तब जा कर के क्या होगा कि वो सारे पॉइंट्स जो डिस्कस हुए हैं वो आपके दिमाग में मतलब कि स्टेबलाइज होंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आपने पढ़ा छोड़ दिया, नेक्स्ट डे निकल जाएगा वो, 2 दिन 4 दिन के बाद वो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो सेल्फ स्टडी इज़ अ मस्ट, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे खुद से पढ़ना होगा। और सेल्फ स्टडी भी कितने, अगर आवर्स की मैं बात करूँ तो मैंने एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी करते हैं, आप वो कोचिंग में क्या होता है कि भाई आपका अच्छा खासा 4 से 5 घंटा तो कोचिंग में क्लास करते करते निकल जाता है, फिर आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं बचता। अगर आपने स्कूल ज्वाइन कर रखा तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचा, फिर ख़त्म, ठीक है। तो स्कूल्स के साथ साथ कम से कम इतने घंटे तो आपको चाहिए। अब स्कूल ही का टाइम हो जाता है 6 घंटा, तो आप कभी कर ही नहीं सकते, बिकॉज 24 आवर्स में आपके पास सिर्फ 11 से 12 घंटे बचते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रेच करके उसको निकाल सकते हो पढ़ने के लिए तो सिर्फ 12 आवर्स है ना। 12 घंटा आपने बिल्कुल हटा दिया, 8 घंटा सो रहे हैं, 4 घंटा बाकी सारे काम, तो बाकी आपके पास सिर्फ 12 घंटे बचे, ठीक है ना। इफेक्टिवली 10 से 12 घंटा बचता है, उसमें आपने 5-6 घंटा निकाल दिया स्कूल के लिए, 3-4 घंटा कोचिंग, तो आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं बचता। और इसी रिजल्ट आपका आता है सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आप अच्छा स्कोर कर लो अलग बात है, लेकिन इन एग्जाम्स में सिलेक्शन आपका नहीं होता नॉर्मली। तो आपको सेल्फ स्टडी की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है ना, पहली बात। अब आइए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि अब आप कौन सी बुक्स फॉलो करेंगे, किस तरह से स्ट्रेटजी आपकी होगी। तो सेल्फ स्टडी पहला पॉइंट था स्ट्रेटजी में। दूसरी बात ये है कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हों तो मेडिकल के लिए PCB है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो,
और इंजीनियरिंग के लिए आपके पास PCM। सिलेबस आपको पता है, सिलेबस आप जानते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी। कुछ प्लस माइनस हो सकता है, तो इतना अगर आप मान लें, ऑलमोस्ट अगर आप इक्वल मान लें सिलेबस पढ़ने में, तो यानी हर हाल में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इस टाइम को, इस ड्यूरेशन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो अब मैं प्रॉपरली एक सब्जेक्ट को लेकर, जैसे फिजिक्स में एग्जांपल ले रहा हूँ कि फिजिक्स में कैसे तैयारी करें, उसी को आप केमिस्ट्री में भी समझ लेना और उसी हिसाब से आप मैथ की भी तैयारी कर लेना, ठीक है ना, या बायो की भी, कि तैयारी कई कैसे आती है, किसी सब्जेक्ट पर कैसे कमांड किया जाता है, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो उसको जरा आप यहाँ देखो। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, खूब अच्छी तरह समझिएगा, फिजिक्स की अगर आपको तैयारी करनी है तो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स आपको चाहिए डेली। मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें डेली करनी है, डेली स्टडी। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल केसेस में बहुत कोई भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ आ गई या अर्जेंसी आ गई या कुछ इमरजेंसी का हिस्सा आ गया तो अलग बात है भाई, जिसको आप इग्नोर ना कर सको मजबूरी में, तब तो अलग बात है। अदरवाइज़ ये चीज़ नागा नहीं होनी चाहिए, यानी आप कभी भी कोई दिन पोस्टपोन कर दो पढ़ाई का तो फिर इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है। यानी अगर सपोज कर लीजिएगा आपकी एक मोमेंटम आपने पकड़ रखा है पढ़ने का, सब कुछ रूटीन सेट है, पढ़ते चले जा रहे हैं, और अचानक आप उसमें से 4 दिन 5 दिन आपने गायब कर दिया, नहीं पढ़ा, तो अब उस 4-5 दिन का लॉस रिकवर करने में आपका अगला कम से कम 2 हफ्ता निकल जाएगा। सारा मोमेंटम ब्रेक कर जाएगा, आप सारी चीज़ें आपको एडजस्ट करने में फिर से कम 2 हफ्ता 3 हफ्ता निकल जाएगा और अच्छा खासा वेस्ट होता है वो, ठीक है ना। तो एक बार मोमेंटम अगर आपका ब्रेक हो गया ना, उसको रिकवर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कोशिश ये करना कि ये सारी चीज़ें हमेशा आप रेगुलरली मेंटेन रखो, ठीक है। तो अब आप सपोज कर लीजिए कि आपने 3 to 4 आवर्स, मैं 4 आवर्स ही ले रहा हूँ अपर साइड, 4 आवर अपने फीस को देना है हर दिन। मैं देता था, राइट बात है, मैं नॉन अटेंडिंग था, मैं स्कूल नहीं जाता था, तो मेरे पास टाइम था। मैं 12 आवर्स को मैंने बांट रखा था। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ क्लियरली, मैं स्कूल नहीं जाता था, ठीक है ना, तो मैंने अपने 12 आवर्स को, 12 to 14 आवर्स पढ़ता था सेल्फ स्टडी, क्योंकि कोचिंग भी नहीं किया था मैंने, कोई कोचिंग वगैरह हमने नहीं किया था। तो 12 to 14 आवर्स मैंने पढ़ा था और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो था 4 आवर्स फिजिक्स, 5 आवर्स था केमिस्ट्री और ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स था हमारा मैथ्स, ठीक है ना। तो अब मैं 4 आवर जो फिजिक्स पढ़ता था उसमें देखिएगा स्ट्रैटेजी क्या थी मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है। सपोज कर लीजिए आपने आज से पढ़ाई करनी शुरू की, ठीक है ना, मैं वेक्टर चैप्टर से बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक वेक्टर टॉपिक उठाया, आपने इसको पढ़ा, तो चूँकि अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है तो ये आपका पहला चैप्टर है वेक्टर, सपोज कर लीजिए, तो आप ये पूरा 3 to 4 आवर्स विथ अ लिटिल बिट ब्रेक, यानी आप देखिए 4 आवर्स एट स्ट्रेच आप नहीं पढ़ सकते। मैं भी ब्रेक लगाता था भाई, 1-1.5 घंटा पढ़ा, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आगे सेकंड सिटिंग में पढ़ा, तो 10 मिनट 20 मिनट का ब्रेक आप 20 मिनट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 मिनट ज़्यादा नहीं, 20 मिनट मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 से 15 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हो। तो अब शुरू में चूँकि ये आपने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है तो आपके पास 4 आवर्स तो पूरा वेक्टर्स ही पढ़ोगे, ठीक है ना। लेकिन आप सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें आप थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, सॉल्व प्रॉब्लम भी कर रहे हैं और प्रॉब्लम भी बना रहे हैं जो अनसॉल्व है। मैं लिख रहा हूँ दिस इज अनसॉल्व प्रॉब्लम और ये सॉल्व प्रॉब्लम। आपने थ्योरी पढ़ी, जो सॉल्व प्रॉब्लम है पहले उसको खुद अटेम्प्ट करें, यानी आपने एक थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद बगल में एक प्रॉब्लम होगा जो सॉल्व होता है जनरली बुक में। टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे सर किससे पढ़ें, तो मैं टेक्स्ट बुक की बात करूँ। चाहे आप कोई यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लें, चाहे आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, आपको टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैं तो साफ बोल रहा हूँ कि मिनिमम 2 बुक्स, एक तो NCERT आप फॉलो करें ही, उसके साथ साथ एक बुक और आप रखें। मैं फिजिक्स में अगर नाम लूँगा तो जाहिर बात है कि वर्मा सर की आप बुक रख सकते हो, और भी 1-2 पब्लिकेशन है जो आपको अच्छा लगे आप ले लो, लेकिन NCERT तो रखेंगे, लेकिन एटलीस्ट 2 बुक्स चाहिए जो उस स्टैंडर्ड की हो, जो IIT के लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, जेई की, तो जेई लेवल की जो बुक होती है उसको करें आप, ठीक है। तो आपने ले लिया, अब क्या करेंगे आप, तो हर बुक में जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट बुक आप उठाओ तो उसमें तरीका क्या होता है पढ़ाने का, ये थ्योरी होगी, ठीक है ना, उसके बाद उस थ्योरी पे जो कंसेप्ट होगा तुरंत आपके पास एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा जो सॉल्व होगा। आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही वो प्रॉब्लम आए फ़ौरन आप उसको सिर्फ क्वेश्चन देखो और खुद से अटेम्प्ट करो सॉल्व करने, है ना। इससे क्या होगा फ़ायदा कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी, और जो आपने थ्योरी पढ़ी थी आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने समझा कि नहीं समझा, एप्लीकेशन वाला पार्ट आपने समझा कि नहीं समझा, राइट। अगर नहीं बनता है फिर आप सॉल्यूशन देख लें, फिर आगे बढ़ें,
ठीक है। उसके बाद जब आप वो चीज़ फिनिश हो जाएगी तो फिर आगे अनसॉल्व प्रॉब्लम होता है। कुछ बुक्स में तो टॉपिक को भी सब टॉपिक में डिवाइड कर रखा होता है। जैसे वेक्टर के अंदर आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है ना, ट्रायंगल लॉ है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो टॉपिक जैसे करेगा उसमें सॉल्व प्रॉब्लम होगा और वहीं पे अनसॉल्व कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं। और कुछ बुक्स में बिल्कुल लास्ट में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं उससे आप उठा करके, लेकिन तरीका ये होता है कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने वेक्टर स्टार्ट किया और आपने पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में फिनिश कर लिया, उस पर सॉल्व प्रॉब्लम भी कर लिया, तो आप इमीडिएटली लास्ट में चले जाओ जो उस पर अनसॉल्व है और उस प्रॉब्लम को उसी वक्त कीजिए। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो आपने पढ़ा है ना, उसकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने अनसॉल्व प्रॉब्लम भी कर लिया, अनसॉल्व भी कर लिया, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो रहा है। अच्छा, इस तरह से एप्लीकेशन है। अदरवाइज कुछ जो दूसरा अप्रोच है वो क्या होता है कि एक बच्चा पूरा का पूरा पूरी थ्योरी पढ़ जाता है, वेक्टर्स का एक बार पढ़ लिया, अब प्रॉब्लम बिल्कुल लास्ट में कर रहे हैं, वो रॉन्ग अप्रोच है। उससे आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान ज़्यादा होगा, आप भूल जाओगे। यहाँ से करते करते लास्ट में गए, सब कुछ आपके दिमाग से निकल गया। जब आप प्रॉब्लम करते हो ना, तो उस वक्त वो चीज़ें याद रहती है कि अच्छा ये एप्लीकेशन है, ये रिलेशन है, ये फॉर्मूला है, इसका इस तरह से आंसर आता है। अदरवाइज पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और लास्ट में आप प्रॉब्लम करेंगे तो बार बार फिर पीछे आना पड़ेगा कि पता नहीं क्या पढ़ा था, हमने भूल गए। तो ये तरीका याद रखिएगा कि जब भी आप पढ़ो, थ्योरी पढ़ो उस टॉपिक को, उसी वक्त आप देखो बगल में जो सॉल्व प्रॉब्लम होगा वो भी कीजिए और फिर फ़ौरन जाइए आप लास्ट पेज पे जहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं सारे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या न्यूमेरिकल्स हो, सब आप लगाएं अनसॉल्व। ये हो गया आपका, ये तरीका होगा। अब आप देखिए करने के बाद सपोज कर लीजिए कि आपका वेक्टर्स फिनिश हो जाता है 7 डेज़ में। सपोज बहुत से बच्चे फास्ट करेंगे, 2 से 3 डेज़ में फिनिश हो सकता है, मैं बढ़ा के ले रहा हूँ। तो अच्छा सपोज कर लीजिए, चलिए 3 से 4 डेज़ में फिनिश कर लिया आपने, ठीक है। तो 4 डेज़ में जैसे ही फिनिश हो जाए तो आप एक काम करो, 5th डे रिवाइज करो पूरा चैप्टर एक बार फिर से, वेक्टर्स, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ 5th डे आपका रिवीजन होना चाहिए, खुद से रिवाइज, सब कुछ आपको खुद से करना है, कोई नहीं बताने जा रहा है, ठीक है ना। ये काम आप कर लो, देख लो कितना फास्ट आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, अभी काम को कर लेना। 5th डे आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज कर दो फास्ट, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप अंडरलाइन करते गए हो। एक बात और ध्यान रखना, जब आप पढ़ते रहते हो ना, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर दिया करो, मार्कर से या जैसे भी हो अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि अब आप जब दोबारा रिवाइज किए तो सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़ते जाइए, बाकी सारा चीज़ आपका रिकॉल हो जाएगा। और एक और पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, वो क्या कि जब अनसॉल्व प्रॉब्लम आप करते हो ना, सपोज कर लीजिए कि किसी टॉपिक में 50 प्रॉब्लम्स वेक्टर्स में आपने जब पहली बार पढ़ा था, तो इसमें से सपोज कर लीजिए कि आपने 30 प्रॉब्लम्स कर लिए थे फर्स्ट टाइम में, यानी आपने पढ़ा, देखा, क्वेश्चन सॉल्व होता चला गया, उलझता चला गया, लेकिन इसमें जो 20 प्रॉब्लम्स है उसने आपको थोड़ा सा झेलाया है, यानी परेशान किया हुआ है, आपसे सॉल्व नहीं हुआ या एक बार में सॉल्व नहीं हुआ, तो उसको आप स्टार बना दो। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा अच्छा इस टाइप में इस तरह की प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। अब आपको इससे क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब लास्ट में एग्ज़ाम्स के टाइम आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो रिवीजन में जाहिर बात है कि उसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप 50 प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इसमें क्या होगा कि हर टॉपिक में आपको हार्डली 5 से 10 प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। तो वो उस वक्त जो रिवीजन आप करोगे, तो ये 30 प्रॉब्लम से पहली बार सॉल्व हो गए तो वो अभी भी सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बचेगा सिर्फ ये। इसमें भी क्या होगा, जब दोबारा आप रिवाइज़ करोगे, मैं बताऊँगा कि 2 महीने बाद आपको फिर रिवाइज़ करना है, तो ये घट करके क्या होगा कि जो आपने 20 प्रॉब्लम्स में स्टार मार्क किया था, उसमें अगली बार में 10 बन जाएगा और सिर्फ 10 रह जाएगा, जो फिर आपको परेशान करेगा, उसको आप डबल स्टार बना दो। इससे क्या होगा कि अब आपको लगे अच्छा हाँ ये ज़्यादा परेशान करने वाले प्रॉब्लम्स, तो आखिर में क्या होगा, बिल्कुल लास्ट में एट द टाइम ऑफ एग्जाम या जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, आप सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को रिवाइज कर दो, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक बार आप थ्योरी तो पढ़ोगे फास्ट, तो आपका मार्क किया हुआ है क्या, और फटाफट आप सिर्फ इस प्रॉब्लम को लगा लो, इसको या इसको, इन दोनों को। तो इस तरह की प्रॉब्लम को लगाने से क्या होता है कि आपका वो पूरा चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे की स्ट्रेटजी, आपने वेक्टर पढ़ लिया, ये 5th डे आपने रिवाइज किया, और 6th डे क्या करना है, 6th डे आपके पास वो जो 20 ईयर्स या 30 ईयर्स के जो लास्ट एग्ज़ाम्स की जो प्रॉब्लम्स की बुक आती है ना, कि भाई प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन बैंक की हर पब्लिकेशन का मिलता रहता है, आप उसको पिक करें, ठीक है ना, उसमें वेक्टर का टॉपिक उठाएं, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप सॉल्व कर जाओ, ठीक है ना। 6th डे क्या हो गया, आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप देख लीजिए कि कितना परसेंट आपने सॉल्व किया है, क्या हालत है आपकी, हो गया, और आगे बढ़ जाइए आप। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, आप काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगला चैप्टर आपका काइनेमेटिक्स।
अब आपको देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, काइनेमेटिक्स जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो वेक्टर्स को छोड़ना नहीं है। काइनेमेटिक्स आपने स्टार्ट किया 4 to कितना है 4 आवर्स आप पढ़ते हो, तो अब आपको करना क्या है कि इस टाइम में से 3.5 आवर्स तो आप पढ़ोगे काइनेमेटिक्स। याद रखिएगा यही स्ट्रैटेजी आप केमिस्ट्री और मैथ में भी करते जाना, बहुत फायदा होता है। मैंने इसी तरह से किया था, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। 3.5 आवर्स आपको पढ़ोगे काइनेमेटिक्स, और जो नेक्स्ट हाफ आवर बचा होगा इसमें आप करोगे वेक्टर्स का रिवीजन। समझ रहा है नहीं, ये काम चलता रहेगा। इससे फायदा क्या होगा, जो आपने पढ़ा है ना वो आप भूलोगे नहीं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, जो 10 लाख लड़के अगर अपेयर होते हैं तो 8 लाख का सिलेक्शन नहीं होता। इसकी वजह यही होती है कि वो एक बार उन्होंने शुरू किया पढ़ना वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलेशन, आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का सारा उनका गायब होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने रिवाइज ही नहीं किया है। और बगैर रिवीजन के कोई चीज़ दिमाग में स्टोर नहीं रहती है। तो याद रखिएगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, उनके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रिवीजन। वो लगातार करते रहते हैं, उन्हें पता है कि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो सारा कुछ निकल जाएगा। भाई हमारे 44-45 चैप्टर्स फिजिक्स में है, उस तरह से केमिस्ट्री में है, उस तरह बायो में, उनको याद आप कैसे रखोगे? तो उसके लिए सिर्फ एक ही टूल है और वो है रिवीजन। इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतने सारे फॉर्मूले है कि नहीं, इतने सारा आपके पास जो थ्योरी है उसका एप्लीकेशन है, वो आपको कैसे याद होगा? आप रिवीजन नहीं करोगे तो कभी याद नहीं रहने जा रहा। तो और यही होता है उन लोगों के साथ जिनका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। तो अब देखिए ये हमने किया काइनेमेटिक्स में। अब आगे आओ, जब आपका 2 चैप्टर कवर हो जाएगा तो आप सपोज के लिए आपने लॉज ऑफ मोशन शुरू किया पढ़ना, तो यही टाइम कर्टेल होता जाता है। आप इधर स्ट्रेच नहीं कर सकते। आपने फिजिक्स के लिए अलॉट कर रखा है 4 आवर्स, अब उसको आप 4 से 5 घंटा 6 घंटा नहीं कर सकते, बिकॉज आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ ही पढ़ना है, या केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो ही पढ़ना है। तो इसी में से मैं कट करता जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे मेरा कोर्स कवर होगा तो रिवीजन का पार्ट का टाइम बढ़ता जाएगा और इधर घटता चला जाएगा। तो अब आप देखिए, जैसे आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा तो राइट देखिए, इसका एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं हर चैप्टर में हाफ आवर घटा दूँ, ऐसा कुछ नहीं। उसको आपको अपने हिसाब से अरेंज करना है। अगली बार मैं हो सकता है कि जब लॉज ऑफ मोशन में शुरू करूँ तो यहाँ जैसे 3.5 आवर्स है, मैं इसको कर दूँ 3 आवर्स 15 मिनट्स, 3.25 घंटा मैं पढ़ूँगा लॉज ऑफ मोशन, और बाकी जो 45 मिनट्स हैं इसमें मैं रिवाइज करूँगा वेक्टर्स को और काइनेमेटिक्स को भी। वेक्टर्स को ऑलरेडी एक बार रिवाइज हो चुका, तो अब इसका टाइम में कम करता जाऊँगा, 10 मिनट 15 मिनट, कभी प्रॉब्लम कर लिया, 1-2 प्रॉब्लम कर लिया, कभी हल्का सा रिवाइजन कर लिया थ्योरी। इसके बाद काइनेमेटिक्स को रिवाइज करना है, काम वही करेंगे। अगर 4 दिन 5 दिन जो भी आपको लगता है फिनिश होने में, जो चीज़ हमने वेक्टर्स में बताई एग्जैक्टली वही काम करेंगे। थ्योरी, सॉल्व प्रॉब्लम, अनसॉल्व प्रॉब्लम, काइनेमेटिक्स में वही चलेगा। इसके बाद जब वो टॉपिक फिनिश हो जाए तो 5-5 दिन उसको पूरा रिवाइज कीजिए एक बार ठिकाने से। उसके बाद नेक्स्ट डे, कोई जरूरी नहीं कि वो भी 5 डेज में ही फिनिश हो, होता है कि 10 डेज ले ले। जब भी फिनिश हो अगले दिन उसको कोशिश कीजिए कि 1 से 2 दिन में आप उसको रिवाइज कर देंगे, और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे में आप उस चैप्टर पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स आए हुए हैं क्वेश्चंस एग्जाम्स के, आप उनको सॉल्व कर जाओ। तो इससे क्या होगा कि आपको एक पूरी चीज़, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास है। आप ऐसा से बढ़ते चले जा रहे हो। फिर अगला लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन आएगा, तो इधर क्या करना है, ये वाला टाइम आपका घटता जाएगा, उधर बढ़ता जाएगा। अब आपको समझ लो, सपोज कर लो कि आपने 80% सिलेबस कवर कर लिया, सिर्फ 20% बचा हुआ है। तो जब 80% सिलेबस कवर कर लिया तो अब इस टाइम का 80% इधर जाएगा। जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। सपोज के लिए कि 40 चैप्टर्स एग्जाम्पल, तो 30 चैप्टर्स आपने पढ़ लिया, तो 30 चैप्टर्स को रिवाइज भी तो करोगे। तो अब जो 30 चैप्टर्स का रिवीजन है वो आपने 70-80% आपने जब पढ़ लिया, तो जो टाइम रिवाइज का है वो अब बढ़ जाएगा। अब जो न्यू चैप्टर आपको पढ़ना है उसके लिए आपके पास टाइम बचेगा 1.5 से 2 घंटा, 50-50 कर लो या 60-40 कर लो। तो इस तरह से तैयारी की जाती है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो जो नए चैप्टर से उसका टाइम घटता जाएगा। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1 चैप्टर बचा हुआ है लास्ट, बाकी आपने सब कुछ फिनिश कर लिया, 95% फिनिश, 1 चैप्टर बचा हुआ है। तो 1 चैप्टर को पढ़ने के लिए आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा टाइम देंगे, मैक्सिमम 1.5 घंटा सपोज करिए, बाकी 2.5 घंटा इधर जाएगा रिवीजन में। एक बार पूरा खत्म हो गया, ओवर हो गया, फिनिश। अब आपके पास क्या हो गई, 4 घंटा किस में देंगे आप, जो यहाँ आपने अलॉट किया था फिजिक्स के लिए, वो 4 घंटा किस में जाएगा, फिर सिर्फ रिवीजन करना है वो सारा का सारा। एक बार आपका कोर्स अगर ओवर हो गया, फिनिश, यानी सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास जो है ये 4 घंटे बचे हुए हैं, 4 आवर जो आपने अलॉट किया था फिजिक्स के लिए, अब उसमें क्या करोगे आप, कंप्लीट रिवीजन। और यही होता है लास्ट में सारे चैप्टर्स का आपको रिवीजन करोगे। तो एग्जैक्टली जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है फिजिक्स के लिए, यही स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करना केमिस्ट्री मैथ के लिए इंजीनियरिंग में, और केमिस्ट्री बायो के लिए, मेडिकल के लिए।
तो इस तरह से तैयारी बेसिकली की जाती है। हमने इस तरह से की थी और ये बहुत आसानी से कवर भी हुआ था। और सारी चीज़ें यानी जब एग्ज़ाम मेरा आज आने वाला था तो उस वक्त मैंने ये सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए थे ऑलमोस्ट 3 to 4 months अर्लियर, यानी एग्ज़ाम से 3-4 महीना पहले ही मेरा सब कुछ फिनिश हो चुका था रिवीजन के साथ। बिकॉज मेरे इस स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, रिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम सोचते हैं काश रिवीजन के लिए हमारे पास टाइम होता। इस स्ट्रैटेजी में फ़ायदा क्या है कि आपका रिवीजन साथ साथ चल रहा है, तो आप कभी भी ऐसा फील नहीं करोगे कि यार ये छूट गया वो छूट गया, ये चैप्टर्स मिसिंग हैं, इसको हमने रिवाइज नहीं किया है। जो हौच पौच वाली कंडीशन आती है ना जो एग्ज़ाम से टाइम, इस सिचुएशन से आप बिल्कुल फ्री रहोगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होगा। जब एग्जामिनेशन जैसे जैसे क्लोज आएगा ना तो उस वक्त आप राइट कि आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया और आप रिवीजन भी कर चुके हो, और वो भी 3 से 4 महीने पहले आपके पास अच्छा खासा टाइम बच जाता है। तो अब उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। और आपको ये भी पता है कि हर चैप्टर में इस तरह की प्रॉब्लम जो मैंने बताया था ना, आप जो स्टार बनाते चले जाते हो, तो इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको पता है कि अच्छा हर चैप्टर में इस तरह के जो प्रॉब्लम थे जिन्होंने मुझे परेशान किया था पहले, मैं इन्हीं को रिवाइज करूँगा, मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अदरवाइज उस स्टेज पे जब आप एग्जामिनेशन क्लोज आ जाता है, एग्जामिनेशन का टाइम भी बहुत सर पे आ जाता है, उस वक्त जाहिर बात है कि हर चैप्टर में 100 प्रॉब्लम और 150 प्रॉब्लम जो होती हैं वो आप तो कर नहीं सकते, लेकिन तो ये स्ट्रेटजी बहुत हेल्पफुल है। मैंने यही किया था। तो मेरे हर चैप्टर में जो डबल स्टार या ट्रिपल स्टार जो बहुत ज़्यादा परेशान मुझे करने वाले प्रॉब्लम्स थे, तो उसे मैं डबल स्टार ट्रिपल स्टार बनाता था। तो अब एग्जामिनेशंस के वक्त जो सपोज के लिए हमारे पास 4 महीना बचे हुए हैं, उस वक्त भी मैं रिवीजन करता था। आज के 4 मंथ में कम से कम पूरा सिलेबस हमने 6 से 7 बार रिवाइज किया था, इतना फास्ट पूरी स्टडी तैयार कर रखी थी। हर 10 दिन 15 दिन पे एक दिन में ड्राइवर हमारे पास जो 4 आवर्स हैं, तो इस 4 आवर्स में एक नहीं 2-2 3-3 चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाता था, क्योंकि थ्योरी तो मैंने मार्क कर रखी है, कई बार पढ़ रखा। जाहिर है कि जब मैं लगातार इस स्ट्रैटेजी से चल रहा हूँ तो 1-2 बार नहीं, कम से कम 15 से 20 बार तो रिवीजन हो ही चुका है, और उसमें इस तरह की प्रॉब्लम को भी मैं कई बार लगा चुका हूँ, है कि नहीं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास बिल्कुल क्विक रिवीजन के लिए सब कुछ तैयार है, आपने सब कुछ कर रखा है। तो मैं सिर्फ टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, सारा का सारा जो सब्जेक्ट है ना वो रिकॉल हो जाता था ईजिली, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल बूस्टअप होगा बहुत ज़्यादा, और कॉन्फिडेंटली आप जाके एग्जामिनेशन में दे सकते हो, क्योंकि आप कर ही रहो। लास्ट में क्या होता है, एग्जामिनेशन से पहले जो तैयारी की जाती है ना, उसकी एक स्ट्रेटजी है कि उस वक्त आप फिर जस्ट किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, जैसे जेई का आपने उठा लिया या नीट का पेपर उठाया और सॉल्व कर जाओ। उस वक्त फिर अलग से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं करना है, उठाइए पूरा 1 साल का पूरा पेपर उठाइए, और वही जस्ट एग्जामिनेशन वाला इन्वायरमेंट आप पैदा कीजिए अपने घर पे। एक रूम में चले जाइए, कहीं पीसफुल एरिया में बैठ जाइए, 3 आवर्स सामने क्लॉक रखिए, और उस 3 घंटे में या 2 घंटे जो भी पेपर होता है आप उसको सॉल्व कर जाओ, ठीक है ना। और ये एक 2 बार नहीं, ये जब लास्ट बिल्कुल एग्जामिनेशन से मैं 15 दिन की पहले की बात कर रहा हूँ, हर दिन आप 1 साल का पेपर सॉल्व करो। आज उठाइए 3 घंटे बैठ जाइए रूम में जाकर करके पेपर सॉल्व कर जाओ, हर दिन नए साल का। जैसे अभी जैसे आप 2022 में दोगे या 2021 में देने जा रहे हो, तो आप पिछले सारे साल का कभी 2020 का दीजिए, 2019 का दीजिए, 18 का दीजिए, 2017 का, इस तरह से आप हर वक्त उठाइए एक दिन और एक पूरा पेपर कर जाइए उसमें, और तुरंत मार्क्स को मैच कीजिए कि कितना हमारा आ रहा है, मतलब किस तरह का परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है तैयार करने की। हम लोगों ने इसी तरह से पढ़ा था और आप भी ऐसे पढ़ें तो मेरे ख्याल से बहुत एडवांटेज होगा। और मैं जहाँ तक फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको बुक्स के बारे में मैंने बताया कि बुक्स में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप 10 बुक नहीं पढ़ सकते, आपको हार्डली 2 बुक्स पढ़ने होंगे। 2 बुक्स मतलब कि 2 पब्लिकेशन की। एक तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है सभी को, सारे लोगों को, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, तो आप लेंगे ही लेंगे। उसके अलावा एक एडिशनल बुक, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, अभी केमिस्ट्री मैथ की बात अभी नहीं कर रहा, लेकिन फिजिक्स में मैं एक और जो रिकमेंडेशन करूँगा वो है कि सिर्फ आप एस.सी. वर्मा उठा लें, वर्मा सर की बुक, दोनों पार्ट उठा के आप सॉल्व करें। वैसे नोट्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। कुछ लोगों की जो तैयारी होती है ना बड़ा रैंडम होती है, वो 1 हफ्ता पढ़ेंगे बहुत जोश में, फिर अगले हफ्ता गायब हो गया उनका, या 2 महीना पढ़ा उन्होंने 3 महीने ठंडे हो गए। तो जो की टू सक्सेस है, एक तो रिवीजन हमने बताया था, और एक की टू सक्सेस जो है वो है वही कंसिस्टेंसी। यानी कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो कि जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है ना, इसको लास्ट डे तक फॉलो करना है, जिस दिन एग्जामिनेशन होने वाला उसके 1 दिन पहले तक। तो अगर यही चीज़ ब्रेक होगी आपकी, तो फिर पूरा आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, फिर आपकी पूरी तैयारी चौपट हो जाती है। तो आप अपने स्ट्रैटेजी की या अपने प्रिपरेशन में इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा। कंसिस्टेंसी जो है हमेशा रहनी चाहिए, लगातार वर्क करते रहें, ठीक है। सो दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कि आप अगर पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट जरूर करना भाई, पसंद आया हो या ना आया हो, कमेंट जरूर करना। और ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।